हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझी हैं। इसके पहले हमने संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया समझी थी, किस प्रकार से नए कानून संसद में बनाए जाते हैं। पहले हमने ये पढ़ा। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि संविधान में जो आप देखते हैं कि 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, क्या उसके नियम है, क्या कायदे और कानून है, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज इसके आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है, जो संसद से ही संबंधित है। तो अभी हम सारी चीजें संघ की एक साथ समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग के बाद ये आपका संघ वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर राज्य की विधानमंडल पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये पॉलिटी वाला जो सेक्शन है आपका अगले 5 से 6 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। फिर इस पे जो भी प्रैक्टिस है वो लेके आएंगे आपके सामने। डेली कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सब पे टॉपिक वाइज जिस प्रकार से हमने पढ़ा है उसी प्रकार से हल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं संसदीय समितियों के बारे में। देखिए, ये जो संसदीय समितियों का विचार लिया गया है, ये संसद को सहूलियत देने के लिए, उनके काम में हाथ बटाने के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं। अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि संसदीय समितियों का विचार कहां से लिया गया है, तो फ्रेंड्स, संसदीय समितियों का विचार आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो ये विचार आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इंग्लैंड के संविधान से इसको लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है। तो इसको कहां से लिया गया है? संसदीय समितियां जो भारत में बनाई जाती हैं, इस व्यवस्था को हमने इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है। देखिए, संसद के पास बहुत समय नहीं होता है। संसद सत्र आप जानते हैं कि 3 बार या 2 बार ही चल पाता है, शीतकाल में, उधर गर्मियों के मौसम में, ठीक है, और एक आपका जो बरसात वाला मानसून सत्र होता है। तो इस टाइम में इतना कम टाइम होता है कि बहुत सारे काम केवल संसद के भरोसे ही नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए जब संसद काम नहीं कर रही होती है, ऐसे समय में कार्य करने के लिए ही संसदीय समितियां बनाई जाती हैं। कब काम करती संसदीय समितियां? जब संसद नहीं काम कर रही होती है, उस समय संसदीय समितियां काम करती हैं, ठीक है। तो संसद के कार्यों में सहायता करने के लिए संसदीय समितियां किस लिए बनाई गई हैं? संसद के कार्यों में सहायता के लिए। तो संसद के कार्यों में सहायता के लिए ही आपकी संसदीय समितियां बनाई गई हैं। तो संसद के कार्यों में सहायता करने के लिए ही आपकी संसदीय समितियां बनाई गई हैं, ठीक है। तो जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रही होती है, संसदीय समितियां कब काम करती हैं, ये देख लीजिए। तो जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है, जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है, ठीक है, जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है तभी संसदीय समितियां काम करती हैं, ठीक है। तभी ये समितियां क्या करती हैं? काम करती हैं। तो फ्रेंड, जब संसद की कार्रवाई नहीं चलती, मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, उस समय ही ये जो समितियां बनाई जाती हैं ये काम करती हैं। तो अब इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि संसदीय समितियां बनाई कैसी जाती हैं, कितने प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समितियां हैं और किन किन सदस्यों के द्वारा बनाई जाती हैं, उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। और एक ही लेक्चर में संसदीय समितियां आपकी पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। जो भी यहां से क्वेश्चन बनता है वो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, समितियों के जो सदस्य होते हैं, अक्सर आप देख लीजिए कि इसमें सदस्य कौन होते हैं। तो जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उन्हीं को इन संसदीय समितियों में शामिल किया जाता है। तो जो ऑलरेडी संसद के सदस्य हैं उन्हीं को ही इन समितियों में नाम ही दिया गया है संसदीय समितियां, मतलब संसद की समिति, यानी जो ऑलरेडी संसद के सदस्य हैं, या हम कह सकते हैं जो ऑलरेडी सांसद हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, उन्हीं को इन समितियों में शामिल किया जाएगा। कुछ ऐसी समितियां हैं जिसमें केवल और केवल लोकसभा के ही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं या लोकसभा के सांसद हो सकते हैं, कुछ में दोनों के होते हैं। वो सारी चीजें हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
आइए देखते हैं इसके आगे फ्रेंड्स। देखिए ये जो समितियां होती हैं ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश करती हैं? तो संसदीय समितियां अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करती हैं। ठीक है, अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करती हैं। तो ये जो संसदीय समितियां होती है ये अपनी रिपोर्ट, अब देखिए, संसद के समक्ष रखती हैं। संसदीय समितियों में संसद के सदस्य ही शामिल होते हैं और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक, तो देखिए समितियों के जो अध्यक्ष बनते हैं, संसदीय समितियों के अध्यक्ष, ठीक है, तो संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसदीय समितियों में शामिल कौन होते हैं? तो संसद के सदस्य शामिल होते हैं। अब आइए देखते हैं कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखने ये चल रहे हैं कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, संसदीय समितियां कुल आपके दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार हैं दोस्तों? देखिए दो प्रकार हैं, एक अस्थाई होती है और एक अस्थाई होती है। तो एक आपका अस्थाई होती है, इसी को क्या कहते हैं? प्रवर समिति कहते हैं। ठीक है, इसी को अस्थाई समिति या प्रवर समिति या और किस नाम से जानते हैं? तदर्थ समिति के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार आपका ये हो गया और दूसरा प्रकार आपका कौन सा है? दूसरा प्रकार आपका है अस्थाई समितियां। ठीक है, अस्थाई समितियां। तो ये दो प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। एक आपका माना जाता है कौन सा? अस्थाई या प्रवर या तदर्थ, और दूसरा है अस्थाई। तो एक आपका अस्थाई होता है और एक आपका अस्थाई होता है। अब ये जानना जरूरी है कि अस्थाई समितियां कौन होती हैं और इसके बाद ये जानना जरूरी है कि अस्थाई समितियां कौन सी होती हैं। तो यह समिति जो है ये आवश्यकता अनुसार ही बनाई जाती है और आवश्यकता समाप्त होने पे इसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो कुछ विधेयकों की समीक्षा करना ही इसका काम है। ठीक, तो देखिए इसके बारे में देख लीजिए, यह आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है, यह आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है और कार्य पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त कर दी जाती है। पर समाप्त। ठीक है, तो फ्रेंड्स अस्थाई या प्रवर या तदर्थ जो समिति होती है ये किसी काम के लिए ही, मतलब तत्काल वाले काम के लिए आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। उसके बाद इन समितियों को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं को अस्थाई समितियां कहा जाता है। जैसे संसद में किसी विधेयक की समीक्षा करनी है तो वैसे में उस विधेयक को प्रवर समिति के माध्यम से ही समीक्षा करवाई जाती है। तो प्रवर समिति एक बना दी जाएगी जो उस विधेयक की समीक्षा करेगी। जैसे ही विधेयक की समीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर दी जाएगी ये कमेटी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये मतलब है कि जब काम पड़ेगा तब ये कमेटी बनाई जाएगी आवश्यकता के अनुसार। तो इसलिए इसको अस्थाई, प्रवर या तदर्थ समितियां कहते हैं। अब देखिए यदि लोकसभा और राज्यसभा में ये समितियां अलग अलग बनती हैं, ठीक है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में ये समितियां, लोकसभा और राज्यसभा में ये समितियां अलग अलग बनती हैं तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? अगर अलग अलग बनेंगी तो क्रमशः 30 सदस्य इसमें होंगे। मतलब अगर राज्यसभा में बन रही है तो राज्यसभा में 30 सदस्य, अगर लोकसभा में बन रही है तो लोकसभा में 30 सदस्य। लेकिन अगर ऐसी कोई समिति एक साथ कंबाइंड रूप से बनाई जाती है, ठीक है, कंबाइंड रूप से मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के लिए कंबाइंड रूप से ऐसी समिति बनाई जाएगी तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या 45 होगी, जिसमें 30 सदस्य लोकसभा से होंगे प्लस 15 सदस्य आपके राज्यसभा से होंगे। समझ में आ गई चीजें? तो देखिए अगर कभी भी कोई अस्थाई या प्रवर या तदर्थ समिति लोकसभा के लिए अलग से बनाई जाती तो उसमें 30 सदस्य रहते हैं, टोटल वो लोकसभा के रहेंगे। राज्यसभा के लिए प्रवर समिति बनाई जा रही तो उसमें 30 सदस्य रहेंगे, वो राज्यसभा के लिए रहेंगे। लेकिन अगर कोई प्रवर या अस्थाई
या तदर्थ समिति कंबाइंड रूप से लोकसभा प्लस राज्यसभा के लिए बनाई जा रही है तो उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 45 होगी, जिसमें 30 सदस्य आपके लोकसभा से रहेंगे प्लस 15 सदस्य आपके राज्यसभा से रहेंगे। तो ये बात खत्म हो गई आपकी अस्थायी प्रवर या तदर्थ समिति के बारे में, आपने चीजें समझ लिया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम किसके बारे में? अस्थायी समितियों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे अब? अस्थायी समितियों के बारे में। अस्थायी समितियां क्या होती है? यह समिति अस्थायी रूप से बनाई जाती हैं और 5 साल के लिए पूरा कार्य करती हैं। ठीक है, देखिए सॉरी 5 साल के लिए, प्रत्येक साल बनाई जाती हैं, प्रत्येक साल के लिए। तो देखिए यह समितियां अस्थायी रूप से बनी होती है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। समिति ये हमेशा रहेगी लेकिन इसमें सदस्य बदलते रहेंगे। ठीक है, तो अस्थायी समितियां, इनके सदस्यों का कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनके सदस्यों का कार्यकाल भैया 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और ये जो समितियां होती हैं ये अस्थायी रूप से होती हैं, इनको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये समितियां अस्थायी रूप से होती हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है और इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसी समितियों को हम अस्थायी समिति कहते हैं, जो संसद की कार्रवाई में सहायता करने के लिए होती हैं, संसद के कामों में सहायता करने के लिए होती हैं। और संसदीय समितियां तब काम करती हैं जब संसद की कार्रवाई चल ना रही हो, यानी संसद ठप पड़ा हो। ऐसे समय में इन समितियों की उपलब्धता होती है और ये अपना काम करती हैं। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अस्थायी समितियों के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? अस्थायी समितियां। ठीक है, अस्थायी समितियों के बारे में एक एक चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहली बात यह है कि संसद में अस्थायी समितियोयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लगभग 25 अस्थायी समितियां हैं। कितनी? 25 अस्थायी समितियां वर्तमान में काम कर रही हैं। लगभग 25 अस्थायी समितियां हैं। इन अस्थायी जो समितियां हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल अभी हमने बताया कि सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और ये समितियां जो होती हैं ये क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं, मतलब इनको खत्म नहीं किया सकता है। वही प्रवर समिति या अस्थायी समिति जो थी उसको आवश्यकता अनुसार जब काम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या कर दिया जाता था? समाप्त कर दिया जाता था। ठीक है, तो 25 अस्थायी समितियां हैं वर्तमान में। लगभग सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष के लिए होता है और ये समितियां जो होती हैं ये अस्थायी रूप से ही काम करती हैं। तो इसमें अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट समितियां जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अस्थायी समितियों के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। जैसे इसी में एक अस्थायी समिति है आपका जिसका नाम है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। ठीक है, ये कैसी समिति है? तो ये अस्थायी समिति होती है। लोक लेखा समिति एक प्रकार की अस्थायी समिति होती है। ठीक है, काम क्या है? तो देखिए ये भारत की सबसे पुरानी समिति है। लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी समिति है। ये भारत की सबसे पुरानी समिति है। ठीक, तो लोक, कभी आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे पुरानी समिति का नाम बताइए, तो भारत की सबसे पुरानी समिति क्या है? लोक लेखा समिति है, जिसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसका गठन भारत शासन अधिनियम, ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप कितना इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई आपको कि लोक लेखा समिति जो बनाई गई है ये भारत की सबसे पुरानी समिति है और इसका गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका गठन आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। तो लोक लेखा समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे नए सिरे से गठित किया गया। ठीक है, तो इसको स्वतंत्रता के बाद 1950 में नए सिरे से गठित किया गया था। ठीक है, फिर इसको स्वतंत्रता के बाद 1950 में नए सिरे से गठित किया गया। किस सिरे से? नए सिरे से गठित किया गया।
गठित किया गया। चीजें क्लियर हो गई। तो लोक लेखा समिति हमारी सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। आजादी के बाद इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, दोबारा इसका गठन किया गया 1950 में। अगर वर्तमान में हम ये पूछे आपसे कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक भैया, तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22, जिसमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा के होते हैं प्लस 7 सदस्य आपके राज्यसभा के होते हैं। तो भैया कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, कुल मिला के 22 सदस्य अस्थायी समितियों में काम करते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 22, जिसमें 15 सदस्य कहां से चुने जाते हैं? जो लोकसभा के सदस्य हैं, मतलब लोकसभा के जो सांसद हैं उनमें से 15 लोगों को इसमें चुना जाता है, प्लस 7 लोग इसमें राज्यसभा वाले शामिल किए जाते हैं। चीजें क्लियर हो गई। तो समितियों के सदस्य कौन बन सकते हैं? जो ऑलरेडी सांसद हैं। तो इसमें कुल सांसदों की संख्या कितनी रखी गई है? 22 सदस्य ही बनाए जाते हैं, जिसमें से हम 15 लेंगे लोकसभा से और 7 कहां से लेंगे? राज्यसभा से लेंगे। ठीक है, यह सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये सदस्य जो है ना, ये संसद सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। जो संसद में ऑलरेडी सदस्य हैं, सांसद जो बैठे हुए हैं संसद में, वही इनको चुनते हैं। किस आधार पर चुनते हैं? ठीक है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है। संसद सदस्यों के द्वारा इनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, कभी आपसे पूछे कि किस आधार पर चुना जाता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनको चुना जाता है। ठीक, तो भैया 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इनका चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप किसके बारे में जान पाए? लोक लेखा समिति के बारे में। फिर से रिवीजन करिए, सबसे पुरानी समिति है, गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। फिर से इसका गठन आजादी के बाद 1950 में नए सिरे से गठित किया गया। टोटल सदस्यों की संख्या इसमें कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है, जिसमें से 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। इनका चुनाव संसद के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। चीजें क्लियर? अब देखिए इधर, अब ये देखिए कि लोक लेखा समिति जो बनाई गई है इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, हम क्या देखने चल रहे हैं? लोक लेखा समिति जो बनाई गई है इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए ये विभिन्न रिपोर्टों को बनाती है। लोक लेखा समिति मतलब धन का निष्कर्षण जो हो रहा है उसमें ये काम करती है। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा किस पार्टी से होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी पार्टी से होता है। ठीक है, तो विपक्षी पार्टी के किसी सांसद को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ऐसा? क्योंकि जब भैया उसी पार्टी का अध्यक्ष रहेगा तो जो, जैसे ये कोई धन खर्च किया गया है उसका लेखा जोखा, लोक लेखा मतलब ये है कि ये लेखा जोखा का हिसाब रखती है भैया कितना धन संचित निधि से, आकस्मिक निधि से किस जगह पे आपने खर्च किया है सरकार का। तो सरकार जो धन खर्च करती है उसका लेखा जोखा कौन रखता है? लोक लेखा समिति रखती है। तो जब विपक्षी पार्टी का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होगा तो अच्छे से जांच पड़ताल करेगा। अगर पार्टी का ही कोई इसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो भैया उतने ईमानदारी से इन चीजों का अध्ययन नहीं करेगा कि कितना धन कहां खर्च किया गया। तो इस वजह से इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी का ही बनाया जाता है। चीजें क्लियर हो गई? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है मंत्रालयों के खर्चों की जांच करना। ठीक है, मंत्रालयों के खर्चों की जांच करना। तो कहां पे कितना धन खर्च किया गया है उसके खर्चों की जांच करना और अपनी रिपोर्ट किसको भेजना। ठीक है, ये इसका काम करता, प्लस एक काम और करता है, कैग की जो रिपोर्ट आती है, कैग के रिपोर्ट की भी ये जांच करता है। कैग के रिपोर्ट की जांच करना, तो लेखक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसकी भी ये जांच करता है, प्लस मंत्रालयों के खर्चों की भी ये जांच करता है। ठीक है,
चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को ये संसद के समक्ष रखने का काम करती है। ठीक है, तो संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट क्या करती है, प्रस्तुत करती है। संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट भैया क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी। चीजें क्लियर। तो संसद के समक्ष ये अपनी रिपोर्ट क्या करती है, प्रस्तुत करती है। चीजें क्लियर। तो लोक लेखा समिति के बारे में इससे बाहर का कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। कभी भी एग्जाम में अगर समिति से सवाल पूछेगा, वो भी लोक लेखा समिति से, तो लोक लेखा समिति में इतनी ही चीजें हैं जिसको आप पर्याप्त मात्रा में आप जान चुके हैं कि इसका गठन 1919 के एक्ट के द्वारा हुआ था, सबसे पुरानी समिति है। स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसका गठन नए सिरे से किया गया। कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संसद के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी का ही बनाया जाता है। ऐसी परंपरा रही है। काम क्या है इसका, मंत्रालयों के खर्चों की जांच करना, कई जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करता है उसकी जांच करना, प्लस अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करना। ये किसका काम है, लोक लेखा समिति का काम है। ये हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे और अगला इंपॉर्टेंट समिति हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है आपका क्या, प्राक्कलन समिति। क्या नाम भैया, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, इसी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो प्राक्कलन समिति को ही अनुमान समिति के नाम से भी जाना जाता है। ये चीजें याद रखिएगा। इसी को आपका अनुमान समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राक्कलन समिति को ही अनुमान समिति के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किया पढ़ के, क्या, लोक लेखा समिति। अब उसके आगे हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं भैया, अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति। ठीक है, देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भैया, कभी कभी सवाल सीधे पूछ लेता है आपके एग्जाम में। क्या सवाल पूछता है कि संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम बताइए। तो यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। क्लियर भैया। तो प्राक्कलन समिति आपकी संसद की सबसे बड़ी क्या है, समिति है। चीजें क्लियर हो गई। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है, सबसे बड़ी समिति है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं भैया। तो 30 सदस्य इसमें होते हैं और ये आपकी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसके सभी सदस्य किससे चुने जाते हैं, तो लोकसभा से। ये 30 के 30 सदस्य कहां से चुन के जाते हैं, लोकसभा से। ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो इसके पहली समिति हमने पढ़ी थी लोक लेखा समिति, उसमें जो सदस्य चुन के जाते थे वो 22 सदस्य कुल चुने जाते थे, जिसमें 15 लोकसभा से प्लस 7 सदस्य आपके राज्यसभा से चुने जाते थे। लेकिन यहां पे क्या होगा कि 30 के 30 सदस्य टोटल कहां से चुने जाएंगे, लोकसभा से चुने जाएंगे। ठीक है, और इन सदस्यों का चुनाव भी सांसदों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही होता है। तो इनको किसके आधार पर चुना जाएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे। तो भैया आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे ही इन सदस्यों का चुनाव जो होता है आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। ठीक भैया, तो क्या क्या आपने जाना, प्राक्कलन समिति यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, ये कब काम करती है, ठीक है, तो यह समिति
इसका मेन काम क्या है? अनुमान लगाना, प्राकलन करना। तो यह बजट पारित होने के पूर्व कार्य करती है। यह समिति बजट पारित होने के पूर्व कार्य करती है। ठीक है, तो यह समिति बजट पारित होने के पूर्व कार्य करती है, मतलब बजट का आकलन करती है। इसका नाम ही रखा गया है अनुमान या प्राकलन समिति। तो यह सरकार के प्रत्येक मंत्रालयों के खर्चों का अनुमान लगाती है कि किस मंत्रालय को कितना धन आवंटित करना है। प्रशासन में कुशलता और मतभेद भी स्थापित करने का प्रयास करती है। जरूरत पड़ने पे वैकल्पिक नीतियों का भी सुझाव देती है। तो इसका काम क्या है कि ये बजट पारित होने के पूर्व कार्य करती है, सभी मंत्रालयों के खर्चों का अनुमान लगाती है। ठीक है, सभी मंत्रालयों के खर्चों का अनुमान प्रस्तुत करती है। मतलब क्या भैया कि बजट में किस मंत्रालय को कितना धन आवंटित करता है वो किस आधार पे जाता है? इसी प्राकलन समिति के आधार पे अलग अलग मंत्रालयों को अलग अलग धन बजट में आवंटित किया जाता है। तो ये क्या काम करती है? प्रत्येक मंत्रालय को कितने खर्च की आवश्यकता है, उसको कितना धन आवंटित किया जाए बजट में, जैसे रेल को कितना दिया जाए, कपड़ा उद्योग को कितना दिया जाए, शिक्षा को कितना दिया जाए, सैन्य खर्च कितना किया जाए, ये सारे खर्चों का अनुमान कौन लगाता है? प्राकलन समिति लगाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्राकलन समिति के बारे में हमने बता दी। फिर से देख लीजिए कि संसद की सबसे बड़ी समिति है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य इसमें लोकसभा से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सभी सदस्य कहां के होते हैं? लोकसभा के। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका चयन किया जाता है। इसके अलावा इसका काम क्या होता है? तो ये समिति बजट पारित होने के पूर्व काम करती है। किस मंत्रालय को कितना धन आवंटित करना है वो सारी चीजें प्राकलन समिति के सुझाव पर ही किए जाते हैं। ठीक है, तो मंत्रालयों के खर्चों को बताना कि कितना है। बाकी ये वैकल्पिक समिति के रूप में वैकल्पिक नीतियों का भी सुझाव देती है। तो दो समितियां आपने पढ़ के समाप्त की, कौन कौन सी? लोक लेखा और प्राकलन। एक समिति और बची है, वो भी आज ही खत्म करेंगे, और उसका नाम है आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसी को कहते हैं पीवीसी। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति। अगला समिति आपका है सार्वजनिक उपक्रम समिति। अगर इसमें भी पूछे कि कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, तो इसमें भी भैया कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 सदस्य इसमें होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22। इन 22 सदस्यों में से आपके 15 सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के, प्लस 7 सदस्य किसके होते हैं? राज्यसभा के। तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होंगे। इनका चुनाव भी सेम तरीके से जैसे अभी पढ़े हैं, सांसदों के द्वारा ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इन सदस्यों का चुनाव संसद के सदस्यों यानी सांसदों के द्वारा ही किया जाएगा। किस आधार पे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। जैसे बाकी सब में किया गया था वैसे इस समिति में भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इस समिति का कार्य क्या है कि सार्वजनिक उपकरणों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता की जांच करना। ठीक है, कार्य इनका क्या है? तो भैया इनका काम है सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता। ठीक है, तो ये जो सार्वजनिक उपक्रम हैं इनकी स्वायत्तता, कार्यकुशलता। तो सार्वजनिक उपक्रम में क्या क्या आता है? जैसे आपका LIC है, जैसे आपका रेलवे है, ठीक है, जैसे बाकी चीजें हैं, जैसे सरकारी बंदरगाह थे। तो जितने सरकारी उपक्रम हैं जिनको सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, तो उनकी स्वायत्तता की किस प्रकार वो काम कर रही है, उनके कार्यकुशलता की जांच करना तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की उस भाग की जांच करना जो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित है। तो अभी आपने लोक लेखा समिति में देखा था कि लोक लेखा समिति क्या करती है? कैग के रिपोर्ट की भी जांच करती है। तो ये भी कैग के रिपोर्ट के उस भाग की जांच करती है जो किससे संबंधित है? सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित है। तो कैग ने अपने रिपोर्ट में सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो भी रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट की भी जांच ये करते हैं, प्लस सार्वजनिक उपक्रमों के स्वायत्तता, कार्यकुशलता मतलब रेलवे के बारे में, स्कूल के बारे में, सरकारी स्कूल के बारे में, हेल गेल, ठीक है, भेल,
तो जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, ONGC, ठीक है, IONG, तो ये सारी चीजों के बारे में जांच कौन करती है? सार्वजनिक उपक्रम समिति ही करती है। प्लस काम क्या करती है कि जो रिपोर्ट आपकी पेश की जा रही किसके द्वारा? लोक लेखा कैग के द्वारा, मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसमें सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो भाग दिया गया है उस भाग की जांच कौन करेगा? सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी PVC करेगी। ठीक है, बाकी भाग की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। अभी आपने इसके पहले उन सारी चीजों को देखा था कि लोक लेखा समिति के काम क्या हैं। ये देखिए क्या बताया था मैंने लोक लेखा समिति के बारे में कि कैग की रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, कैग की रिपोर्ट की जांच करना, लेकिन PVC क्या करता है? जो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित कैग की रिपोर्ट है, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित, उसकी जांच ये करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कानूनी समिति, सरकारी आश्रय समिति आदि कई प्रकार की समितियां विद्यमान हैं। तो ये ही इतनी इंपॉर्टेंट समितियां थी जिसको हमको पढ़ना था। कौन कौन सी समितियां हमने पढ़ी? तो एक हमने लोक लेखा समिति पढ़ी। आइए एक बार सदस्य क्लियर कर लीजिए कि किसमें कितने सदस्य होते हैं रिवीजन के तौर पे। देखिए पहला हमने पढ़ा था लोक लेखा समिति। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से होते हैं प्लस 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा प्राक्कलन समिति, जो कि संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, उसका नाम क्या है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा से ही चुने जाते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा PVC के बारे में, यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से भी इसमें चुने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ के समाप्त किया है। किसके बारे में? समितियों के बारे में। और कल हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो हम देखेंगे संघ न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां क्या क्या प्रदान की गई है? न्यायिक समीक्षा क्या होती है? न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? ये सारी चीजें एक लेक्चर में कल हम लोग समाप्त करेंगे। तो अगर आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो यूथ कंपटीशन टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में जो बेल आइकन का बटन लगा है उसको दबाइएगा जरूर, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।